हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइड नमित। कैसे हैं आप सब। गाड़ी है टाटा पंच, वेरिएंट है अकम्प्लिश डीजल और ये है पेट्रोल वेरिएंट। ये सीएनजी नहीं है। सो लकीली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अब सीएनजी में ही पंच आ गई है। सो मैं आपको इसका एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। मेरी गाड़ी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर चल चुकी है। NS 14,000 है। मैं जानता हूँ कि गाड़ी में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है और क्या इसकी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज अ ओनर, और इसमें क्या क्या कमियां आई हैं अभी तक इस 14,000 की जर्नी पे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कि आप मेरी इस बात पे भरोसा ना करें, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके कि भाई एग्जैक्टली कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो सर तस्वीर आपके सामने है। 14,000 एग्जैक्ट बताऊँ तो 45 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई ये पूरे नज़ारे हैं गाड़ी के। और मेरी गाड़ी ओपन पार्किंग में खड़ी होती है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी बहुत सारी कार के कंटेंट्स और डेली व्लॉग्स के लिए मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। फटाफट स्टार्ट करते हैं। छोटा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा ओनरशिप रिव्यू की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी को, छोटे में भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं गाड़ी में आज तक कमियाँ क्या क्या रही, उसके बाद आते हैं इंजन पे, फिर आते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन पे, फिर कि गाड़ी आपको अभी परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए टाटा पंच। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की कुछ कमियां जो मैंने आज तक महसूस करी हैं। देखो, मुझे हाल फिलहाल में कमी महसूस, गाड़ी में मेरी तीसरी सर्विस हो चुकी है। तो जो उसके बाद क्या हुआ था कि मैं जब गाड़ी में ब्रेक मार रहा था या क्लच दबा रहा था तो चू चू की आवाज़ आ रही थी गाड़ी में, जैसे कुछ चीज़ घिस रही हो, वैसी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो मैंने उस केस में ये मुझे उत्तराखंड से ही आ गई थी। तो जब मैं उत्तराखंड से गाजियाबाद तक आया तो मुझे डर लग रहा था कि कुछ गाड़ी में दिक्कत ना हो जाए। लकीली इसने कोई परेशानी नहीं करी, बट वो आवाज़ कांस्टेंट थी। जब भी ब्रेक लगा रहा हूँ, जब भी क्लच छोड़ रहा हूँ, तो आवाज़ कंटिन्यूस आ रही थी। इसके बाद जब ये सब हो गया था तो गाजियाबाद में 1-2 दिन अपने ऑफिस ले गया नोएडा में, वहाँ पे भी देखा कि आवाज़ आ रही है। तो फिर उसके बाद में एक सैटरडे को सर्विस सेंटर ले गया, जहाँ उन्होंने चेक करा तो देखा कि जो टायर्स के जो ब्रेक होते थे ना, ब्रेक में एक पत्ती होती है, वो पत्ती डैमेज हो गई थी। ठीक है, तो वो कैसे हुई मुझे नहीं पता, बट वो हो गई थी। और ठीक है यार, हार्डवेयर फॉल्ट छोटे मोटे आते रहते हैं गाड़ी में। इट्स नॉट अगेन कि मैं इसको अनादिकाल तक समझूँ कि ठीक ही रहेगी। छोटी मोटी दिक्कत आती है, जो कि हार्डली 70 रुपीज़ की एक पत्ती थी, 70 रुपये की होती है, जो कि उसने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा दी। तो थैंक्स टू टाटा मोटर्स एंड उनकी सर्विस। जो लोग बोलते हैं ख़राब है, आपके सामने ही रिजल्ट है। उसने हमें फ्री में लगा के कर आके भाई गाड़ी धो धागे पूरी दे दी उसने कि सर आपको दिक्कत हुई, वी आर सॉरी फॉर दैट। और रिगार्ड्स में उसने बहुत चीज़ें कर दी, मतलब चेक वेक भी करवा दी गाड़ी थोड़ी बहुत, जो मुझे दिक्कत लग रही थी। सो एक ये परेशानी आई। सेकंड परेशानी गाड़ी की कुछ नहीं है। सेकंड परेशानी ये है कि इसका जो एक कितनी हरमन सिस्टम में देखता हूँ, कितनी बार गाड़ी के साथ एकदम ऑन करने पे तुरंत ऑन नहीं होता। ये लेता है अपना 10 सेकंड, उसके बाद IRA लिखाएगा इस पर, फिर जाके ये स्टार्ट करता है। ठीक है, थर्ड गाड़ी में कमी अगर मैं बताऊं तो मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, मैं आज भी ये बात बोलता हूं, और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है कि सेकंड टॉप वेरिएंट होने के बाद जो सबसे बड़ा कौन मुझे लगता है गाड़ी में, जो अब भी पंच में है, वो है एक पीछे रेयर वाइपर का ना होना। नहीं पीछे रेयर वाइपर मिलता है, नहीं पीछे डिफॉगर मिलता है, जिसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यार मतलब कम ऑन मैन, वी आर पेइंग 9 लाख रुपीज फॉर दिस कार, और अब तो और भी ज्यादा है। 9 लाख में एक डिफॉगर भी नहीं, वॉशर भी नहीं, जो कि एक सेफ्टी फीचर का काम भी करते हैं जब आप सर्दियों में या बारिश में उनको लेके जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी एक बहुत बड़ा कॉन है गाड़ी में। एक कॉन इसका था कि जो मुझे लगता था कि आर्मरेस्ट नहीं है, जो कि टाटा ने इस बार हटा दिया, मतलब ठीक कर दिया उन्होंने, यहाँ पे सीट अटैच आर्मरेस्ट दे दिया है। तो ये चीज़ें भाई जो मुझे इसमें कौन लगती हैं। बाकी गाड़ी में एज सच कोई भी परेशानी मुझे नहीं आई है। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद कार एज ऑफ नाउ। और जो मेरी नीड्स है और जो मैं माइंड में रख के इस गाड़ी को परचेज किया था, वो ये फुलफिल करने में एक्सीलेंट है, और काफ़ी ट्रस्टवर्दी कार है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। ये हो गया काफ़ी ज्ञान। फटाफट इंजन पे आ जाते हैं। इंजन इसका अगेन 3 सिलेंडर है, BS6 फेज 1 है, तो थोड़ा सा जो नॉइजी है वो इसमें है। मैंने आपको बोला है कि जो 3 सिलेंडर इंजन है वो नॉइजी होते हैं, बट क्या इस इंजन ने मेरे को कहीं परेशानी करी? नहीं। क्या ये इंजन मेरे को पिकअप पावर में दिक्कत करता? नहीं। जब आप माइंड सेट लेके जाते हो, आपको पता है कि आपकी गाड़ी की पावर BHP कितनी है और कहाँ कहाँ चढ़ सकती है, तो कभी भी आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से स्कॉर्पियो या फिर ऐसी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी वाली उम्मीद रखेंगे कि भाई ये उनको टक्कर दे, तो डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, और रखनी भी नहीं चाहिए। तो नो योर माइंड सेट, नो योर लिमिट। ये गाड़ी मैंने पहाड़ों में खूब चलाई है। एट टाइम्स मुझे एसी को कम करना पड़ता है, क्योंकि एसी पावर ड्रॉप करता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे गाड़ी पे उतना लोड है, गाड़ी पे खुद का भी लोड है, इंजन को सब कुछ पुल करना होता है, तो डेफिनेटली थोड़ी पावर लॉस आप महसूस करेंगे। बट एसी ऑफ कर दो, गाड़ी खिंच जाएगी। फिर जब आपका गाड़ी मोमेंटम बन जाए, ऑन कर दो। बेसिकली मैं तो यही टेक्निक यूज़ करता हूँ। बट छोटी मोटी पावर ड्रॉप वी कैन एक्सपेक्ट इन एनी 3 सिलेंडर इंजन। और इंजन बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है। इस 14,000 किलोमीटर में अब तक मुझे कोई टचवुड परेशानी नहीं दी, और काफ़ी मैं इसको यूज़ करता हूँ उत्तराखंड और शहरों में आने जाने, बिकॉज में वहीं मेरा घर है। ठीक है, तो मुझे लकीली इस गाड़ी ने अभी तक तो कोई परेशानी नहीं दी है। इसके बाद इंजन के बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अब गाड़ी कितना एवरेज दे रही है थर्ड सर्विस के बाद। भाई थर्ड सर्विस के बाद भी घंटा एवरेज नहीं बढ़ा इसका, वही 12-13 किलोमीटर का एवरेज है गाड़ी आज भी दे रही है, कल भी दे रही थी, और वही पहले भी चल रहा था।
ठीक है। तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं है। मुझे नहीं पता कौन लोग बोलते हैं कि थर्ड सर्विस के बाद भाई इंजन ऑयल चेंज होने पे एवरेज चेंज हो जाता है। मेरे को पर्सनली ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। सो एवरेजेस शहर की बात करूं तो 12 से 13 किलोमीटर, अगर हाईवे की बात करूं तो बहुत इजीली 20 से ऊपर 20 किलोमीटर से ऊपर का एवरेज आपको बहुत इजीली मिल जाएगा व्हेन इट कम्स टू हाईवे। हाईवे में ये किंग है एवरेज देने में, आपको बहुत अच्छी होगा, स्पेशली अगर आपकी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है इसकी तरह, तो भाई डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज। मैंने आपको बता दिया गाड़ी का इंजन, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। इसके बाद आता है गाड़ी के राइड डायनेमिक्स एंड सीट कंफर्ट। सीट्स आप देख सकते हैं स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं ये सीट्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। और प्लस जो मैंने कवर लगा रखा है ये टाटा मोटर्स का ओरिजिनल है, तो ये भी थोड़ा सा शायद कंफर्ट में ऐड करता है चीज़ों को, और बहुत ही अच्छा कवर है। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस। थोड़ा कॉस्टली है, 8,000 करीब का है, बट ठीक है यार, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लंबा काम करती है, ठीक है। सो एक चीज़ ये हो गई, बाकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आपके लिए भी। और ये मेरा आर्मरेस्ट जो है ये वुड वाला है, बट ये भी बहुत अच्छा कंफर्टेबली काम करता है। इसके बाद ये रेयर सीट्स का हाल है, आराम से 3 लोग कंफर्टली बैठ सकते हैं। नीचे जो बम्प है वो छोटा सा है, तो छोटा बच्चा है, एडल्ट भी बहुत आराम से गाड़ी में बैठ जाएगा, आपको एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आप टाटा पंच को ले रहे हैं, यू विल नेवर बी डिससेटिस्फाइड, डोंट वरी। इसके बाद आते हैं म्यूजिक सिस्टम एंड एसी के ऊपर, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कम लोग कवर करते हैं। देखो म्यूजिक सिस्टम, इसका मैं एक शब्द में बोलूंगा भाई, फाड़ू म्यूजिक सिस्टम है। हरमन का सिस्टम है इस वाले वेरिएंट में, 4 मतलब सब में हरमन का है, बट इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप इसमें मिलता है। चारों गेट पे एक स्पीकर लगे हैं। 9-10 की आवाज़ सफिशिएंट इनफ है। अगर आपका फोन क्या कहते हैं ऑडियो आउटपुट अच्छा देता है, या फिर आप एक अच्छे वेबसाइट मतलब यूट्यूब म्यूजिक वगैरह में आप अगर सॉन्ग्स को ट्राई करें, ऑफिशियल जो सॉन्ग्स होते हैं उनको ट्राई करें, ठीक है, ज़्यादा वो लोफी वोफी वाले ना हो, तो आपको रियल साउंड समझ आएगी अपने सिस्टम की। और भाई आई एम रियली सेटिस्फाइड। अगर आपको म्यूजिक सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेना है तो भाई बिल्कुल नाराज नहीं करेगी आपको पंच, ये मेरे से लिखित में ले लो। सब कुछ कंपनी ने दे रखा है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं उनमें से हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई लाउड में नहीं सुनता म्यूजिक, मुझे 10, 12, 13 इससे ऊपर तो मैंने कभी साउंड करी ही नहीं गाड़ी की, ठीक है। इसके बाद आते हैं एसी की। देखो एसी का मामला ऐसा है कि भाई अब मौसम ठंडा होने लग गया तो ऑफकोर्स एक में ही एसी कूल हो जाता है एक बंदे के लिए, बट अगर आप 4 या 2 बंदे बैठे हैं तो बेस्ट टेक्निक वही जो टाटा रिकमेंड करता है, पहले शुरुआत के 1 मिनट शीशे डाउन करके पहले ब्लोअर चला दो ताकि पूरी गर्मी की हीट बाहर निकले, गाड़ी की कूलिंग फुल कर दो, और क्या कहते हैं जो फैन है उसको फिलहाल 2 पे रखो, इससे गाड़ी की कूलिंग बढ़ेगी। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपको फैन स्पीड ज़्यादा चाहिए बिकॉज गाड़ी कूल हो गई है, थोड़ी सी वो कूलिंग सेग्रीगेट हो जाए, तो थोड़ी सी फैन स्पीड बढ़ा लो, आगे जाके उसको कांस्टेंट कर लो अपने हिसाब से जितना भी आपको नीड है, गाड़ी आपकी आराम से काम कर जाएगी। क्या इस गाड़ी में एक रेयर एसी होना चाहिए था? डेफिनेटली इस प्राइस पे एक रेयर एसी बनता है, जो कि कंपनी ने नहीं दिया, अगेन जो कि कौन है, और वो नई वाले वेरिएंट्स में भी नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा चिंता की बात ये है, ठीक है। कंपनी को यार देखो रेयर एसी आज के टाइम पे इट्स वेरी कॉमन, छोटी छोटी गाड़ियां जो उससे कम प्राइस में आती है वो भी देती हैं। Hyundai की ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आपको रियर एसी मिलेगा, अगर वो उस ऊपर है। मारुति में ब्रेजा पे आप चले जाओ, बलेनो पे आप चले जाओ, बेस मॉडल में रियर एसी दे रखा है बिकॉज उसकी नीड है यार, रियर एसी काम करता है, इट्स अ हेल्पफुल थिंग, ठीक है। वो पीछे कूलिंग में मदद करेगा फास्टर देन फ्रंट एसी। बट बाकी गाड़ी की एसी इफेक्टिव बहुत अच्छी है। आउट ऑफ 5 अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 4 की रेटिंग इसकी एसी को दूंगा। गाड़ी बहुत जल्दी कूल कर देती है, एक मेटल बिल्ड होने के बाद भी, ठीक है। ये हो गया गार्डियन एसी का रिव्यू। आप मत सुनिए लोगों का ज़्यादा कि भाई एसी ये है एसी वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनल ओनरशिप रिव्यू आपको दे रहा हूँ, और ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। इतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा, छोटा सा चैनल है भाई, क्या स्पॉन्सर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये जेन्युइन रिव्यू है। मैं नहीं चाहता आप में से किसी का नुकसान हो, कि आप पैसे लगाएं। जो मेरे को फील हो रहा है, जो मेरे को महसूस हो रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। ये हो गया म्यूजिक सिस्टम और एसी की बात। इसके बाद अगर मैं आपसे और कुछ ऐसा डिस्कस करूं, स्पेस मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो स्पेस मैनेजमेंट का ऐसा है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट रख सकते हो। और इसमें एक यहाँ पर भी है ऑप्शन, ये कूल्ड वाला नहीं आता इसमें, ये टॉप मॉडल में आता है, बट यहाँ पे स्पेस अच्छा है। मैंने यूटिलिटी की बोलो तो मैं यहाँ गॉगल्स रखता हूँ अपने, प्लस मैंने कुछ एसेसरीज ले रखी हैं जो कि आपके गॉगल के काम आ सकती है, मैंने भी डाला नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस पीछे भी स्पेस की ऐसा कमी नहीं है। बूट स्पेस भी इसका अच्छा खासा 350 से 400 के बीच में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस सफिशिएंट इनफ है। एक माइक्रो एसयूवी होने के बाद भी ऐसी नहीं बिक रही यार गाड़ी। सिर्फ मैं आपको यहाँ तारीफ करने के लिए नहीं आया, मैंने कौन सी बताए, ऐसी नहीं बिक रही, कुछ रीजन है जो बिकती है, वरना एक्स्टर भी खड़ी है मार्केट में, उसको भी पीट रही है अभी भी, ठीक है। दूसरी चीज और सबसे लास्ट चीज, गाड़ी की जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है। देखो भाई, बीइंग अ माइक्रो एसयूवी, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 180 मिलीमीटर, शायद 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद ये गाड़ी कहीं नहीं फंसती। आप इसे कीचड़ में ले जाओ, आराम से निकल जाएगी। अब बिल्कुल दलदल में डाल दोगे, बोलोगे भाई थार वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें तो फिर मैं बोलूंगा भाई ये वीडियो छोड़ दो, यहीं से देखना, गलत जगह आ गए हो आप। उसके बाद
शहर में डे टू डे राइड्स, पहाड़ों में जहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और लॉन्ग राइड्स में भाई ऊंची गाड़ियां हमेशा काम ही आती हैं। और सफिशिएंट इनफ है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। जितना इसका ग्राउंड क्लियरेंस है आपको यकीन नहीं होगा, आप महिंद्रा स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस अगर गूगल में सर्च करोगे तो बिल्कुल सेम ही आएगा। इस जस्ट क्यों गाड़ी बड़ी है इसलिए लगता नहीं है, बट दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, इसका भी और स्कॉर्पियो एन का भी 180 मिलीमीटर का ही दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी सफिशिएंट इनफ है, आपको ओवरऑल ये गाड़ी लेके दुख नहीं होगा। बट अगर आप ना वो रिव्यू सुनोगे ना, जैसे जो मेरा डबल माइंड कर रहे थे कि क्या कहते हैं भाई इसमें तो क्या कहते हैं 3 सिलेंडर इंजन है, आवाज करता है, वाइब्रेशन है। अब जो टाटा पंच आ रही है फेज 2 में सब इरेडिकेट हो गया है। इसमें वाइब्रेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, मैंने पहले भी बोला था आपको। जो वाइब्रेशन हम टेस्ट करते हैं एक का सिक्का रख के, मैंने आपको दिखा रखा है, पीछे मेरे चैनल में जाके पंच की सारी वीडियो देख लो, सब डाउट क्लियर हो जाएगी। रही बात इंजन की, मेरे वाला थोड़ा नॉइजी है। नॉइजी से मेरा मतलब वोकल है, वो नॉइजी नहीं है कि आप चला रहे हो बिल्कुल ट्रक की आवाज आ रही है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वाला जो अब जो पंच आ रही है उसमें तो बहुत साइलेंट कर दिया इंजन को। BS 6 फेज 2 में ये सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये था मेरा एक एक्सपीरियंस। वर्डिक्ट में दूं तो भाई ये गाड़ी एक नंबर है, आप सेटिस्फाई हो जाओगे 7-8 लाख में। सेफ्टी सबसे ऊपर इस गाड़ी की, 5 स्टार आपको कोई कंपनी नहीं देगी। दूसरा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे जब आप इस गाड़ी को परचेज करोगे, जब आपकी फैमिली इसको एक्सपीरियंस करेगी, एंड वेरी सून आप इससे अटैच हो जाओगे। एंड गाड़ी का तो ऐसे होता है यार, जो लोग खुद जिनकी पहली होती है, फिर कोई सी भी आए, जिनके घर में बहुत सारी है शायद उनके लिए इतनी वैल्यू ना हो, बट जिनकी पहली है, दूसरी है, खुद की कमाई से खरीदी, EMI भर रहे हो, तो वो एक फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाता है। सेम इस गाड़ी का भी हाल है। ठीक है, तो वो पूरा सिचुएशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। एंड मुझे लगता है एक ओनरशिप रिव्यू 14,000 के बाद बनता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको एक जेन्युइन वीडियो नहीं मिलती ओनरशिप की, लोग जबरदस्ती स्क्रिप्टेड वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो भाई मेरा तो ओनरशिप रिव्यू ये है, जो मुझे फील हुआ मैंने आपको बता दिया। अब किसी की गाड़ी में कोई कमियां निकली, किसी की गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट आ गया, तो उसका मुझसे कोई रिलेशन नहीं है। और भाई वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसका एक मतलब नहीं कि एक पंच में थोड़ी सी कुछ आ गई तो सारी पंच खराब हो गई, ऐसा कहीं नहीं है। सो यू विल जस्ट बी अमेज्ड विद दिस कार एंड सेटिस्फाई हो जाओगे विद द प्राइस यू पेइंग। बहुत कुछ दे रही है टाटा इसमें, और सेफ्टी सबसे ऊपर है भाई, इसको हल्के मत लेना। ये मैंने अभी एक्सपीरियंस किया हाल फिलहाल में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस गाड़ी को खरोच भी नहीं आई, और पीछे से जो वैगनर लगी थी उसका पूरा आगे का सिस्टम मिल गया है। ठीक है, हल्की से एक डेंट आया था, जो कि मुझे पता है कि मैं 500 रुपये दूंगा तो वो मेरे को ठीक करके दे देगा। मैंने अभी करवाया नहीं है, मैं इंश्योरेंस ही लूंगा कभी अगर कुछ जरूरत पड़ी, टचवुड ऐसा ना हो कभी। तो भाई कुल मिला के बात ये है कि इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू। थोड़ा डैशबोर्ड में आके AC चला लिया, गर्मी बहुत हो गई थी भाई। फर्स्ट टाइम आए हो भाई, इतनी देर तक रुके हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हमें मोटिवेशन मिलता है और सारी सी वीडियोस बनाने का। और इतनी देर तक बना रहने के लिए, इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।